नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। सबसे पहले तो आज आपको चेक बाउंस क्या होता है और इससे रिलेटेड जितनी भी ज़रूरी जानकारी हैं वो मैं आपको दूँगी। चेक बाउंस होता क्या है? चेक बाउंस तब होता है जब सामने वाले ने तो आपको चेक दे दिया है, ठीक है? लेकिन उस चेक में जो डेट लिखी है, उस डेट पर जाकर अगर आप चेक लगाते हो और चेक बाउंस हो जाता है, मतलब कि पैसे नहीं रहते हैं जितना उसमें लिखे हुए हैं चेक में, तो चेक बाउंस हो जाता है। समझ गए? तो जैसे समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपको किसी ने 50,000 रुपये का चेक दिया कि भैया आप 1 मार्च को ये जाके लगाओगे तो 50,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन आप जब चेक को लगाते हो तो 50,000 उस पर्टिकुलर आदमी के अकाउंट में नहीं रहता है और चेक बाउंस हो जाता है। ठीक है? तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि चेक बाउंस हो गया, मतलब कि पैसा है ही नहीं तो कहाँ से निकलेगा। ठीक है, ये चीज़। तो इस चक्कर में कई बार कई फ्रॉड भी होते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आपके चेक का गलत यूज़ करते हैं, आपसे सिक्योरिटी चेक के तौर पे ले लेते हैं कि भैया डेट मत लिख, तेरे से पूछ के ही डालूँगा, और बिना पूछे-ताछे चेक बाउंस करा देते हैं, ठीक है? और उससे भी बड़ी बदमाशी ये करते हैं कि बाउंस होने के बाद भी नहीं बताते हैं और डायरेक्टली आपको नोटिस भेज देते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद आप ही को कल्प्रिट बताएँगे, ठीक है? तो ये वो लोग होते हैं जिनका ब्लैक मनी रहता है, ठीक है? तो वो लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से करते हैं ताकि सामने वाला कैश देने के लिए विवश हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे सिनेरियो रहते हैं। अल्टीमेटली अभी हमको समझना है कि चेक बाउंस मैटर होता क्या है। तो अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आपका चेक बाउंस हो गया है तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये यहाँ शुरू करते हैं। अगर आपका चेक बाउंस हो गया है तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें। चेक बाउंस होने पर कारण पता करें सबसे पहले तो, ठीक है, कि क्यों हुआ है, उस बंदे से कॉल करके पूछ के, और फिर देनदार को नोटिस भेजें। पहले तो बात करें और फिर उसके बाद उसको नोटिस भेजें। यदि वो भुगतान नहीं करता है नोटिस आने के बाद भी, तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। क्या करें? सबसे पहले तो बैंक से संपर्क करें, तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें और चेक बाउंस के होने के कारण के बारे में जानकारी प्राप्त करें। दूसरा, देनदार को नोटिस भेजें। चेक बाउंस की होने की सूचना देनदार को दें। ये उसका जानने का हक है, आप देंगे बिल्कुल, उसको कॉल पे देंगे जाके जानकारी कि भैया आपका चेक बाउंस हो गया है, अब क्या करना है आगे आप बताओ। और उनसे 15 दिनों के भीतर भुगतान करने का अनुरोध करें, ठीक है? ये आप एक बेसिक कॉलिंग वॉलिंग के थ्रू आप करेंगे या सामने से मिलकर करेंगे कि भैया आपका चेक बाउंस हो गया है, अब आप 15 दिन के अंदर भुगतान मेरा कर दो। आप एक बेसिक अनुरोध करेंगे। कानूनी कार्रवाई, यदि देनदार भुगतान करने में विफल रहता है तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर 15 दिनों के भीतर भी वो पैसे देने में विफल रहता है तो आप इस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं। वो भी आप कब करते हैं कार्रवाई? जब सामने वाला आपके बस का नहीं होता है। अगर सामने वाले की अपनी कोई मजबूरी है, आपके साथ उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है, तो आप बिना कोर्ट कचहरी जाए बगैर भी मामले को सलटा सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाला टेढ़ा है तो डेफिनेटली कोर्ट जाना पड़ेगा। शिकायत दर्ज करें। आप उस स्थान पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं जहां चेक बाउंस हुआ है, ठीक है? उसके बाद सबूत इकट्ठा करें। चेक बाउंस के नोटिस की कॉपी, नोटिस भेजे जाने का प्रमाण, ओरिजिनल चेक, बैंक से जारी चेक रिटर्न मेमो और देनदारी का सबूत इकट्ठा करें, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी होता है जब कोर्ट केस चलना शुरू होता है। चेक बाउंस होने की संभावित परिणाम, क्या परिणाम हो सकते हैं, ठीक है? तो जुर्माना, चेक बाउंस होने पर जुर्माना लग सकता है। जेल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत चेक बाउंस करना एक दंडनीय अपराध है जिसके लिए 2 साल तक की सजा हो सकती है। मुकदमा, आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो चेक बाउंस केसेस में देखने को मिलती हैं। अब हम चेक बाउंस केस का अगर कोई आता है और वो हमें नोटिस बनाने को कहता है कि भैया हमारे लिए नोटिस बना दो, हमको नोटिस भेजना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो जैसे लिखा है ना, क्या अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें, चेक बाउंस होने का कारण पता करें और फिर देनदार को नोटिस भेजें। तो अगर आता है कि हाँ भैया नोटिस बनाना है, देनदार को नोटिस भेजना है, कोई आता है आपके पास, तो आप नोटिस कैसे बनाओगे? तो उसके लिए अब हम नोटिस सीखेंगे, ठीक है? तो नोटिस सीखने के लिए हम आ जाते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी इंग्लिश वालों को, फिर उसके बाद बताऊंगी हिंदी वालों को, ठीक है? तो सैम्पल चेक बाउंस नोटिस फॉर्मेट ये आपको मिल जाएगा इंटरनेट में। तो जो अभी नए हैं, एकदम स्टार्टिंग में है मेरे जैसे, ठीक है? मैं भी कोई तोपचंद नहीं हूँ, मैं आप लोगों को ईमानदारी से बता रही हूँ। मेरा खुद ही अभी 1 साल का प्रैक्टिस हुआ है, ठीक है? लेकिन हाँ ये है कि ऐसा नहीं है, स्कूली पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई का भी अपना एक वैल्यू होता है, तो उसके माध्यम से लैंग्वेज काफ़ी डेवलप है। तो आदमी जब लगातार मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, तो आज नहीं तो कल एक्सपर्ट हो ही जाएगा जल्द से जल्द। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। परेशानी किनको होती है? जिसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा वीक रहती है, लेकिन जिनकी लैंग्वेज अच्छी है, रीडिंग राइटिंग स्किल अच्छी है, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है? तो अब जैसे देखिए, आप इसमें सबसे पहले तो आप लिखेंगे टू नेम द पार्टी। ये पूरा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, बस आपको भरना है जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेम ऑफ द पार्टी एंड पार्टीज़, ठीक है? जो भी पार्टी है उसका नाम लिखिए जिसको लिख रहे हैं आप नोटिस। एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, डेट, लीगल नोटिस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फॉर डिसऑनर ऑफ चेक। अब ये जो है ये आपको थोड़ा सा सिचुएशन
चेंज भी हो सकती है। वो देखना पड़ेगा कि चेक बाउंस के मैटर में क्या सिचुएशन है और उसके हिसाब से जो उससे एसोसिएटेड एक्ट्स होंगे वो आप डालेंगे। उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, लॉज़ की, सेक्शंस की, जो भी है उसमें क्या केस, क्या आपके लॉज़ आएँगे, क्या आपके सेक्शंस आएँगे, इसका आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि सिनेरियो क्या है और उसके अकॉर्डिंग कौन-सा आपका इसमें लगेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा एक बार क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी आपका चेक बाउंस में तो मैक्सिमम 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होते हैं, बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं लॉज में, तो आप एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लीगल रिसर्च बोलते हैं। इसके बाद है डियर सर और मैडम, और स्टार्टिंग में मैं कहूँगी जो एडवोकेट्स हैं ना, जो जूनियर एडवोकेट्स हैं, वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल अपने ऊपर चढ़ मत जाएँ कि नहीं मेरे को करना है सब कुछ अकेले। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि एकदम किसी सीनियर को अपना माई-बाप मान के उसी के साथ घर बसा लो, ना। लेकिन हाँ, इतना आप कर सकते हो कि एटलीस्ट एक बेसिक गाइडेंस, जैसे कि हम कॉलेजेस में होते हैं ना, वैसी एक बेसिक गाइडेंस रखो और लेन-देन वाला रिश्ता बराबर रखो। किसी को कहने को ना रहे कि मैंने बहुत बड़ा एहसान किया तुमको सिखाकर, या फिर क्या कहते हैं, तुमको कहने को ना रहे कि मैंने वो सीनियर के लिए बहुत किया। लेन-देन बराबर रखो, किसी को कहने को नहीं होना चाहिए। यहाँ पर गुरु और चेला का रिश्ता कम और सोशल कनेक्टिविटी एक बेसिक जो होती है ना, जो हम बाहर की दुनिया में भी निभाते हैं, वो ज़्यादा रहनी चाहिए कि सर आप मेरे लिए खड़े रहिए, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। दैट्स इट। क्योंकि ये भूल जाओ, ये ज़माना गया कि गुरु आपको सपोर्ट करेंगे या कुछ, नहीं गया। वो मेरे पिताजी का ज़माना था कि गुरु बिल्कुल चेले को अपना घर का सदस्य मानकर और काम देते थे और कुछ ना कुछ उसके जीने खाने भर के, ज़िंदा रहने भर का उसको पेमेंट भी करते थे। भले खुद कितना कम कमा रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं अगर उसको अपने पास रखें तो जानते हैं कि वो मेरे आश्रित है और अभी थोड़ा-सा उसको स्टार्टिंग में सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो वो ज़माना नहीं रहा, तो इसलिए आप लेन-देन वाला रिश्ता रखो। तो आप जैसे कि लीगल नोटिस बना रहे हो, बना लो, बिल्कुल अच्छे से बना लो, लेकिन रिव्यू कराने के लिए उनके पास चले जाओ कि सर देख लो इसमें कुछ कमी होगी अगर, तो आप बता दो, जानकारी दे दो। बाकी लीगल नोटिस से जितना पैसा आएगा उसमें से कुछ अमाउंट आपका। जैसे कि छोटे शहरों में तो मैंने देखा है कि 500, 600, 700 रुपये में ही लीगल नोटिस बन जाता है, 1000 रुपये में ही बन जाता है। अब दिल्ली जैसे शहरों में 10-10 हज़ार में बनता है ना। डिपेंड करता है कि कितना क्या कैसा, कितना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, क्या है कैसा है। शहर शहर भी वेरी करता है। तो आप देख लो जितना आपके पास आ रहा है, बात कर लो, सर आपको उतना दे दूंगा मैं, उसमें से इतना अमाउंट दे दूंगा। स्टार्टिंग में तो अभी ऐसे ही करना पड़ेगा जब तक सीख रहे हो, आपके पास पूरा अमाउंट नहीं, और जिस दिन तोपचंद हो जाओगे उस दिन पूरा पैसा रखना। नहीं तो ऐसे वही है कि पैसा दे देकर इस तरह से थोड़ा सा सीनियर की भी हेल्प लेते चलते चलो। तो अब जैसे कि यहाँ डियर सर एंड मैडम, ठीक है, जो भी है, जिस भी को भेज रहे हो, जिस जेंडर को भेज रहे हो वो डाल दो, एंड दैट। अब इसमें देखो अंदर पे क्या है, अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम माई क्लाइंट्स, जो भी है वट एवर नेम आप डाल दो, वी सर्व अपॉन यू द फॉलोइंग लीगल नोटिस। ठीक है, अंडर इंस्ट्रक्शंस एंड अथॉरिटी फ्रॉम माई क्लाइंट्स। ठीक है, तो आपकी जो भी क्लाइंट है वो आप उसका डाल दो। इसके बाद है दैट माई क्लाइंट इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, अब जो भी क्लाइंट है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा आपके, और उसके बाद आप यहाँ पर सारी चीज़ें, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है, ये मैं पीडीएफ आपका डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएंगी। अगर आपने इंग्लिश मीडियम में लिया है, वकालत करने का सोचा है, तो इतनी बेसिक इंग्लिश आपको समझ में आनी चाहिए। वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ये आपका फॉर्मेट निकल गया आपकी, बिना रिव्यू किए, क्योंकि अभी आप नए हो, बिना रिव्यू करवाए सीनियर से आप फॉरवर्ड मत करो, रिव्यू करवाओ। कोई सीनियर अगर ऐसी फ्री फोकट में मदद कर दे रहा है तब तो भाई उसको ज़िंदगी भर एहसान मानो ऐसे सीनियर का। और अपने लेवल पर जितना आप उनको पे कर सकते हो, खाली हाथ मत आया करो। मैं कहती हूँ ना, एक तरफा रिश्ता ज़्यादा दिन चलता नहीं है, कुछ ना कुछ दे दो उनको। और अगर वो नहीं लेते हैं ना, तो किसी और माध्यम से आप दो। और अगर कोई क्या कहते हैं, आपको समझ लीजिए एकदम बिल्कुल बराबरी वाला रिश्ता रखना चाहते हो तो बराबरी वाला भी रखो, बिल्कुल अपने बेसिस पे केसेस लो। लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक टीम बनानी पड़ेगी सीनियर एडवोकेट्स के साथ, कुछ 3-4 लोग अपने कनेक्शन में रखने पड़ेंगे जो आपके जो भी ड्राफ्ट्स हैं वो सब कुछ रिव्यू कर लें। जो भी ड्राफ्टिंग वर्क है, जो भी आप कर रहे हैं, कोर्ट से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हैं, वो सबको एक बार रिव्यू कर लें या आपको कुछ एडवाइस दे दें। वो आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ, ये है कि फ्री फोकट में और ये सोचकर कि वो मेरे सीनियर हैं, मेरे बहुत बड़े गुरु हैं, वो सोचकर आप भूल जाओ। वो निश्छल वाला गुरु, वो ज़माना ही नहीं रहा। ठीक है, आपको लेन देन क्लियर बात करनी पड़े, एकदम बनिया टाइप से क्लियर कि भैया ऐसा ऐसा है, थोड़ा सा आप मेरे सर काम आइए, मैं आपके काम आऊँगा। मेरे लायक कुछ हो अगर सेवा तो आप बताइए, और हमारा जितना एक कहा जाए मदद कर सकते हैं करिए, बाकी आपके हिस्से का जितना आप बोलेंगे आपको दे दिया जाएगा। तो उस तरह से आप अपना मेल मिलाप रखो लोगों से, लोग भी खुश, किसी को कहने को भी नहीं रहेगा कि बहुत बड़ा एहसान किया हूँ मैं उसको बता के या कुछ। अपना हिसाब किताब क्लियर रखो, क्यों एहसान लेना है किसी से। तो इस तरह से आप बना लो अपना निश्चिंत होके कि मैं अपना जितना दिमाग लगा के यूज़ कर सकता हूँ, जाके एक बार सीनियर से रिव्यू करवा लो। रिव्यू करवाओगे उसमें पता चल जाएगा आपने कहाँ कहाँ गड़बड़ किया था। और साथ ही साथ जब पैसा आए तो उसमें थोड़ा उनको दे दो, थोड़ा अपने रख लो, जितना उनका अपना हिस्सा बनता है उनको दे दो। अब दूसरा लीगल नोटिस अगर यही वाला आएगा तो आपको लगता है कि उस सीनियर की बहुत ज़्यादा मदद लेने की आवश्यकता पड़ेगी आपको?
हो सकता है पढ़ भी जाए तो तीसरे बार में तो 100% नहीं पढ़ने वाला। इस तरह इस पर्टिकुलर मैटर पे तो बिल्कुल, जिस पे आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है, उस पे तीसरी बार तो आपको नहीं पड़ेगी ज़रूरत। आप काफ़ी प्रो हो चुके होगे तब तक, गलती देख-देख के, सीख-सीख के। ठीक है, तो चलिए अब आपका इंग्लिश में तो मैंने बता दिया, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उस फॉर्मेट को देखकर आपको क्या करना है, फिल करना है और एक बार ट्राई करना है खुद नोटिस तैयार करने का, और रिव्यू कराकर अपने सीनियर से, किसी भी सीनियर से रिव्यू कराकर और नोटिस आपको बढ़िया अपने नाम से भेज देना है। ठीक है, आपके पास फ़ीस आई, आप फ़ीस थोड़ा-सा सीनियर को दे दो, जिसने हेल्प कराई है, थोड़ा अपने पास रख लो। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना इंग्लिश का लीगल नोटिस बना सकते हैं। तो होप सो कि अब चेक बाउंस का अगर कभी नोटिस आएगा जूनियर्स के पास, तो वो इजीली बना लेंगे, उनके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। आप यही फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस वगैरह अगर कुछ रहेगी तो वो सीनियर रिव्यू करते टाइम जब वो रीचेक करेगा तो उस टाइम पर वो बता ही देंगे कि आपने यहाँ गड़बड़ किया सर, मैं आपको क्या कहते हैं बता दे रहा हूँ कहाँ-कहाँ आपने क्या गड़बड़ किया, आप फटाफट उसको वो कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो और शुरू करो आप ड्राफ्टिंग करना। छोटे-छोटे नोटिस से शुरू करो और धीरे-धीरे आप सिविल सूट तक भी पहुँचना। अब हिंदी वाले सुन लीजिए कि चेक बाउंस होने पर लीगल नोटिस बनाने के लिए आपको चेक की जानकारी, ठीक है, किस तरह से बनाना है मैं आपको बता रही हूँ, आप सुनते जाइए। चेक बाउंस होने पर लीगल नोटिस बनाने के लिए आपको चेक की जानकारी, बाउंस होने का कारण, सबसे पहले तो आपको क्या बताना पड़ेगा, चेक की जानकारी देनी पड़ेगी, कौन सा नंबर क्या कैसा, बाउंस होने का कारण बताना पड़ेगा और भुगतान मांग सहित एक औपचारिक नोटिस तैयार करना चाहिए। ठीक है, जिसमें 15 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश हो, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी जाए। चेक बाउंस लीगल नोटिस में क्या शामिल करें, पक्षों का नाम और पता, चेक की जानकारी, बाउंस होने का कारण, बैंक द्वारा दिए गए रिटर्न मेमो की प्रतिलिपि के साथ बाउंस होने का कारण स्पष्ट करें। ठीक है, चेक जारी करने की तारीख, जिस तारीख को चेक जारी किया गया था उसे स्पष्ट करें। भुगतान की मांग, 15 दिनों के भीतर चेक की राशि का भुगतान करने का निर्देश दें। कानूनी कार्रवाई की चेतावनी, यदि 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दें। अधिवक्ता का हस्ताक्षर, नोटिस पर अधिवक्ता का हस्ताक्षर अवश्य करें। नोटिस भेजने का तरीका क्या है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक। लीगल नोटिस को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेजें ताकि डिलीवरी का प्रमाण मिल सके। अधिवक्ता के माध्यम से, आप अपने वकील के माध्यम से भी लीगल नोटिस भेज सकते हैं। ठीक है, तो लीगल नोटिस मोस्ट ऑफ द टाइम एडवोकेट के माध्यम से ही भेजा जाता है। ध्यान दें, चेक बाउंस होने के 30 दिनों के भीतर नोटिस भेजा जाना चाहिए। ठीक है, तो चेक बाउंस होने के 30 दिनों के अंदर आपको नोटिस भेजना चाहिए। अगर नोटिस भेजने के, और एक चीज़ याद रखिए कि जो भी आप जिसको भी लीगल नोटिस भेज रहे हैं, ठीक है, उसको पता होना चाहिए पहले कि उसका चेक बाउंस हो गया है, उसके बाद आप लीगल नोटिस भेजिए। कुछ लोग ओवर स्मार्टनेस करते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत अन्यायपूर्ण है। सामने वाले को पता ही नहीं है, पता चले तो वो पेमेंट कर दे, लीगल नोटिस का बेइज्जती का वेट क्यों करे। अब इसके बाद है, अगर नोटिस भेजने के 15 दिनों के अंदर भुगतान नहीं होता है तो आप परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत मामला दर्ज कर सकते हैं। मामला दर्ज करने से पहले अपने वकील से सलाह लें। ठीक है, तो चलो ये तो एक बेसिक हो गया प्रारूप। अब मैं आपको फॉर्मेट दिखा रही हूँ। सबसे पहले ये सुन लीजिए, चेक बाउंस नोटिस बनाने में कोई सेट प्रक्रिया नहीं है, कोई ऐसा सेट प्रक्रिया नहीं है। हालांकि एक कानूनी नोटिस को एक वकील द्वारा ड्राफ्ट और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, जैसा कि ऊपर वर्णित सभी आवश्यक विवरण सामग्री के साथ है। एक बार नोटिस का मसौदा तैयार करने के बाद उसे भुगतानकर्ता द्वारा जाँच की जानी चाहिए, फिर इसे चेक के ड्रॉअर को भेजा जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम चेक बाउंस का नोटिस बना सकते हैं। हिंदी का फॉर्मेट हम देखेंगे। ये है आपके चेक बाउंस से रिलेटेड मैटर का लीगल नोटिस। ठीक है, इसमें आप इस तरह से डाल सकते हैं, प्रेषक, पुत्र, निवासी, प्रथम प्रेषित गण, नाम, सदा, पदनाम, पूरा पता। ठीक है, इस तरह से आपके पास पूरा का पूरा एक फॉर्मेट आ जाएगा। आप उस फॉर्मेट को पढ़ लीजिए और इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि ये फॉर्मेट जो है वो मेरे जो क्लाइंट हैं उनके जो इश्यूज़ हैं उससे बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है तो थोड़ी अपनी दिमाग बुद्धि लगा के मॉडिफिकेशन कर लीजिए, और उसके बाद आप सारी डिटेल्स भर के और फाइनल चेक अपने एक सीनियर से, किसी भी एक सीनियर से आप करवा लीजिए। फाइनल चेक आप करवाएंगे उनसे तो आपको समझ में आ जाएगा आपने क्या क्या गलती की है, दोबारा आप वो गलती रिपीट नहीं करेंगे, और इस तरह से आप नोटिस में एक्सपर्ट हो जाइए। फिर धीरे से आप सिविल सूट तक पहुंचिएगा कि मैं केसेस वगैरह की ड्राफ्टिंग कैसे करूं। ठीक है, अभी आप क्या कहते हैं नोटिस वोटिस ये सब बनाना पहले सीखिए, ड्राफ्टिंग की पहले यहाँ से शुरुआत करिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप करिए और धीरे धीरे जैसे जैसे सीनियर कमी निकालते जाएंगे आपको समझ में आता चला जाएगा और आप धीरे धीरे एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, एकदम कोर लेवल पर सीखने की बात है तो मैंने आपको जैसा पहले भी बताया है कि जजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, तो वो आपकी क्या है कोर लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग है ड्राफ्टिंग को लेकर वो बढ़ती चली जाएगी। आपका लीगल रिसर्च स्किल जो है वो अपना एक्सपर्ट करिए, चाहे आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जो लॉ की बुक्स हैं वो पढ़िए, अच्छी वेबसाइट्स हैं वो सब आप पढ़िए, अपडेटेड रहिए। सुप्रीम कोर्ट का जितना भी लैंडमार्क जजमेंट्स आता है और जितने भी रहते हैं ऐसे लिंक्स रहते हैं जिनसे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे कि हाई कोर्ट के क्या जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट्स हैं, ये सब चीज़ों को लेकर अपडेट रहिए। ठीक है,
तो इससे आपकी क्या होगी, धीरे 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 आपकी लीगल रिसर्च स्किल अच्छी होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, ड्राफ्टिंग में आप ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ें इंक्लूड कर पाएंगे और जजमेंट्स पढ़ने से आप लैंग्वेज के साथ फैमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपका हिंदी का है, हिंदी वालों को मैंने इस तरीके से बता दिया है। अब आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, दोनों को मैं डाल दे रही हूँ इस फॉर्मेट को। लेकिन इस चीज़ को याद रखना है कि इस नोटिस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप वेट मत करिए किसी क्लाइंट के आने का, आप अभी से ही इसको क्या करिए, ये आपका होमवर्क है एक तरह से। इंग्लिश वाले इंग्लिश ले लें, हिंदी वाले हिंदी ले लें, या फिर जिसको दोनों में करना है वो दोनों ले लें फॉर्मेट। ठीक है, और इसकी आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कोई भी एक नाम डालकर मनगढ़ंत और वो डालकर आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करते करते और आपको क्या करना है, अपने से बनाना है। इसको एक बार चेक करवाइए किसी सीनियर से, सर इसमें क्या कमी बेसी है मेरे को बताइए, तो मैं थोड़ा सा इस पर वो करूँ। किसी भी सीनियर से एक जानकारी के तौर पर ऐसे पूछिए आप। ठीक है, अगर कोई इस तरह से मदद करता है तब तो बहुत बढ़िया है, और अगर आपको कोई मदद इस तरह से नहीं करता है तो आप, मैं कहूँगी कि थोड़ी मोड़ी सर को बोल दीजिए कि सर अगर आपको कुछ ये थोड़ा सा चेक करने का पैसा चाहिए तो मैं पैसे भी दे दूँगा, बता दीजिए आप कितना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप इसकी चेकिंग करवाइए कि आप कितना बेटर कर रहे हैं। जैसे स्कूल में टीचर्स को पे करते हैं ना, वैसे आप पे करके करो, लेकिन आप इसको चेक करवाओ कि मैंने जो बनाया है ये परफेक्ट बनाया है, इसमें क्या कमी किया। वो एक्सपर्ट बंदों के पास जाना, नौसिखियों के पास मत जाना। ठीक है, और क्या कहते हैं, वो बताएंगे आपने यहाँ यहाँ ये कमी की है, आप उसको सुधार करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर जाओ। मैं तो कहूँगी 4-5 महीने के लिए किसी सीनियर को ज्वाइन कर लो और लीगल नोटिस, छोटे मोटे एप्लीकेशंस, ये सब चीज़ें पहले आप सीखो। नॉन लिटिगेशन लेवल का जितने भी आपकी ड्राफ्टिंग है वो सीखो, फिर धीरे 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 सिविल सूट वगैरह ये सब चीज़ें करो। इससे आप फास्ट तरीके से सीख लोगे। 5-6 महीने आप किसी के साथ लग कर सीख लो, उनके भी कुछ काम कर दो और अपना भी ऐसे ड्राफ्टिंग सीखते जाओ। ठीक है, या तो फिर जैसा कि मैंने बताया है कि थोड़ा थोड़ा कभी किसी से चेक करवा लिए, कभी किसी से चेक करवा लिए, वैसे करिए। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे छोटी मोटी मदद कर देते हैं सीनियर लोग, कोई उतनी सी चीज़ को लेकर वो सीन क्रिएट नहीं करते हैं। खाली पीली कभी बैठे हुए हैं, चले गए, अपना कुछ भी व्यवहार बनाओ जैसे हम नॉर्मली अपने दोस्तों से व्यवहार बनाते हैं, या कुछ भी किसी भी चीज़ में कभी ऐसे ही पहुँचे कि सर मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा बतियाए, बोले थोड़ा उनके साथ। ठीक है, उनकी भी थोड़ी तकलीफ़ें सुन लिए और अपना उसी बात में पूछे कि सर चेक करिएगा थोड़ा, ये नोटिस सही बनाया हूँ, इसमें कुछ क्या गड़बड़ किया हूँ मैं, आप बताइए, तो पूछ लिए। इस तरह से कैसे भी करके आप अगर चाहो, सीखने वाला कहते हैं ना, सीखने वाला कहीं से भी सीख जाता है, आप वैसे करो। ठीक है, ये प्रैक्टिस का खेल है, मैं आपको बता रही हूँ। ये एक फॉर्मेट है, आप वो करो, पहले तो फॉर्मेट से शुरू करो। एकदम से आप ये मत सोचो कि मैं तोपचंद हो जाऊँगा, पेन उठाऊँगा और दर्द दर्द पूरा ड्राफ्टिंग, ऐसा नहीं होता। पागल नहीं बैठे इतने बड़े बड़े सीनियर्स। ठीक है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्किल करना पड़ेगा। रही बात इंटेलिजेंस बेसिस की, तो हमारा इंटेलिजेंस तो सीधा कहता है भैया साधारण भाषा में क्लाइंट की प्रॉब्लम लिख दे। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब भाई जुडिशियल कुछ प्रोसीडिंग्स हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, तो वो हमको फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से अभी चलना ही पड़ेगा। जिस दिन हाथ में पावर आएगी तो हम चीज़ें चेंज करेंगे, चीज़ों को और सिंप्लीफाइड करेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने आपको जो तरीके बताए उस तरीके से आप आगे बढ़ें, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और जिसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इस लीगल नोटिस में, ये जो एक सामान्य सा है चेक बाउंस का, वो मुझे कमेंट में आकर बताएगा कि मैडम मेरी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, मैंने 1-2-3 सीनियर से मतलब एक बार बनाया, एक बार चेक कराया, उसमें जो कमी निकली उसको सुधार के फिर दूसरी बार चेक कराया, दूसरी बार में भी जो कमी निकली उसको सुधार के तीसरी बार चेक कराया, और मैं एकदम परफेक्ट लीगल नोटिस बना सकता हूँ। तो ये मुझे आप जानकारी दें ताकि मुझे पता चले कि इससे आपको कुछ मदद मिली कि नहीं। रही बात कि आपको कोई लैंग्वेज, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके लिए आप डिक्शनरी रखे रहिए। डिक्शनरी नहीं है तो आप गूगल ट्रांसलेट का प्रयोग करिए। गूगल ट्रांसलेट ऐप होता है ना, उसका प्रयोग करिए और उसके माध्यम से आप देखिए कि इसका मीनिंग क्या है, या गूगल में डायरेक्टली भी आप सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करिए। और कहीं पर अगर फिर भी आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मुझसे कोई वर्ड का मीनिंग अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत बता दूंगी, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज आपको लीगल नोटिस का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बताया गया है कि आप किस तरह से कर सकते हो, कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताई गई है आपको। ठीक है, तो शुरू करिए और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि आपको फॉर्मेट की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अपने दम पर लीगल नोटिस बना रहे होगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ पूछना हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में आकर पूछिए, और सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो।